हेलो जीनेसिस। आज हम जानेंगे कि बॉडी से टॉक्सिन्स को कैसे निकाल सकते हैं, यानी बॉडी को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं। शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं उनकी जड़ यही टॉक्सिन्स हैं। चाहे वो आपकी बोन में प्रॉब्लम हो, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो, आर्थराइटिस हो, मसल टिश्यूज ठीक से काम नहीं कर रहे हों, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रॉब्लम हो, लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा हो, आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, आपको एलर्जी है, राइनाइटिस है, बार बार कोल्ड हो जाता है, या आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो गई है जिसके कारण हार्ट में प्रेशर आ रहा है, आपकी स्किन खराब हो गई है, आप में एक्ने, बॉयल्स, पिंपल्स, ये सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, स्किन रफ हो गई है, एक्जिमा की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको माइग्रेन हो या और भी कोई बीमारी हो, इन सब की वजह होती है ये टॉक्सिन्स जो कि आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं। आखिर बॉडी में ये टॉक्सिन्स आते कहाँ से हैं? ये टॉक्सिन कहीं से भी आ सकते हैं। आप इतनी सारी चीज़ें खाते हैं बिना जाने समझे कि इन चीज़ों में क्या खाने लायक है और क्या खाने लायक नहीं है। यानी आप बाहर का जो खाना खाते हैं जिसमें बहुत सारे फूड एडिटिव्स होते हैं, फूड कलर्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ उसके स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें मिला दी जाती हैं। ऐसी चीज़ें आप जो खाते हैं जो कि बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती है, आपको लगता है ये अच्छी है लेकिन बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, या फिर यूटिलाइज कर भी रही है तो भी हर चीज़ उसमें से बॉडी पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बॉडी को डिस्कार्ड करना ही रहता है। एयर में पॉल्यूटेंट्स हैं, गंदी हवा के कारण हैं, या फिर जो पेस्टिसाइड्स आप खाने के साथ खा लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में जाके क्या प्रोड्यूस करती हैं? टॉक्सिन्स। इवन योर मेडिकेशन, जिन्हें आप समझते हैं कि पूरी की पूरी यूटिलाइज हो जाती हैं, जी नहीं। बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन मेडिसिन को पचाने के लिए, जिसके लिए लिवर सारा समय अपना देता है और फंक्शन करता रहता है, चाहे कितनी भी सारी मेडिसिन क्यों ना खा लें। तो ये सब टॉक्सिन्स कहाँ जाते हैं? बॉडी में ही डिपॉजिट हो जाते हैं। कुछ को तो बॉडी निकाल पाती है, कुछ को बॉडी नहीं निकाल पाती है। और फिर हमारी आदतें भी कुछ इतनी अच्छी हैं कि हम बॉडी को ठीक से फंक्शन करने नहीं देते हैं, यानी कि इसका इंटेलिजेंस जो है जिसके थ्रू ये काम करती है उसको हमारी ही आदतें बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करती हैं। अब इन टॉक्सिन्स को दूर कर सकते हैं या नहीं दूर कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आप करते होंगे, आपकी खाने की आदतें सही होंगी या आपका रूटीन सही होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिन पे शायद आप ध्यान नहीं देते हैं, तो उनको अब अपनी आदतों में शुमार कर लीजिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देंगी ताकि आपकी बॉडी ठीक तरीके से काम कर सके। इन सब चीज़ों में हम सबसे ज़्यादा किसको ध्यान देते हैं? खाने पीने की चीज़ों को। आपको बहुत सारा नॉलेज ऑलरेडी होगा कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मैं केवल 2-4 चीज़ें ऐसी यहाँ पे बताना चाहती हूँ जो आप खाने में अगर नहीं अभी तक शामिल किया है आपने, तो थोड़ा सा इनको कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ है पानी। फिर पानी तो आप पीते ही होंगे, तो पानी पीने का सबसे अच्छा समय क्या है? सुबह सो के उठ के। बहुत सारे लोग सो के उठ के पानी पीते हैं, लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो कि सुबह उठकर पानी पीना पसंद नहीं करते, सीधे अपना चाय और कॉफ़ी पे आ जाते हैं। सुबह उठकर अगर आप 1 से 2 गिलास गर्म पानी पी लें, यानी कि ये एकदम गर्म ना हो लेकिन ल्यूकवार्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म, वार्म वाटर, अगर आप 2 गिलास से पानी पी लें तो आपकी बॉडी में बहुत सारे जो ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो कि रात भर, क्योंकि आपकी बॉडी जो खाना आपने खाया था उसे डाइजेस्ट कर रही है, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी को रेस्ट के समय, हीलिंग जो आपकी बॉडी की होती है उसमें जो कुछ ऐसे बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं उसको आपकी बॉडी को रिमूव करना होता है सुबह सुबह। तो सुबह वो रिमूव करने के लिए अगर आप बॉडी को बहुत सारा पानी देंगे तो बॉडी में जो ये डिपॉजिट हो रही हैं चीज़ें, चाहे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे हो या फिर आपके ब्लड में हो, उसे रिमूव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आपकी बॉडी रात भर में आप बिल्कुल पानी नहीं पीते हैं तो सुबह उठकर आपकी बॉडी प्यासी हो जाती है, उसको हाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, और ये हाइड्रेशन मिलता है जब आप सुबह सो के उठ के पानी पीते हैं। गर्म पानी पीने से एक और फ़ायदा ये होता है कि इससे वैसोडाइलेटेशन होता है, यानी आपकी जो वेसल्स होती हैं, वेन्स, आर्टरीज हैं, इनमें डायलिटेशन होता है, तो सर्कुलेशन बहुत अच्छे से काम करता है, उसके कारण आपकी किडनी बहुत अच्छे से काम करती है, और जो भी उसमें गंदगी कहीं से डिपॉजिट हो गई होगी तो उसको भी डिज़ोल्व करने में मदद मिलती है। तो सुबह उठकर पानी पीना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वार्म वाटर। आप चाहें तो इसमें लेमन मिला सकते हैं, हनी मिला सकते हैं, या फिर कुछ और चीज़ें मिला सकते हैं, आंवला का रस या फिर एलोवेरा का रस। पानी पीने से जो मुंह का सलाइवा है विच इज़ इन द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, जो कि रात भर में कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका है, वो पानी के साथ अंदर चला जाता है।
इस सलाइवा में होते हैं ढेरों एंजाइम जो कि बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। बॉडी में जो भी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट के कारण होती हैं। जब सलाइवा पानी के साथ अंदर जाता है, वो भी इतना कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, तो ये बॉडी को एल्कलाइन बनाता है, यानी बीमारियों से लड़ने में वैसे ही मदद करता है और डाइजेशन तो अच्छा रखता ही है। दूसरे नंबर पे आते हैं सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स यानी कि लेमन, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट, मौसम्बी, ये सारे जो फल होते हैं जिनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है। विटामिन सी तो है ही इनमें, इसके अलावा है कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, विटामिन बी भी भरपूर है और एंटी इन्फ्लामेटरी फाइटोकेमिकल्स यानी फ्लेवोनाइड्स, कैरोटीनॉइड्स ये भी भरपूर मात्रा में रहते हैं। स्पेशली ग्रेप फ्रूट में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं। हालांकि उसकी अवेलेबिलिटी सब जगह नहीं होती, केवल पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा मिलते हैं, तो उसके बदले आप लेमन ले सकते हैं या दूसरे फ्रूट ले सकते हैं। सारे फ्रूट आप या तो खाली प्लेट ले सकते हैं या फिर आप कुछ खाने के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट्स को सबसे अच्छा तरीका है कि आप खाली पेट ही लें। जो भी आप खाते हैं जैसे विटामिन डी है या दूसरे मिनरल्स हैं, इनका ये एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। नेचुरली जब बॉडी में अच्छी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा तो आपकी बॉडी का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो बनेंगे और जो भी इसके जो टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव करने के लिए बॉडी को अपने आप एक स्ट्रेंथनिंग होगी। एक प्रिकॉशन जो इनमें रखना है वो एक चीज़ कि अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, स्पेशली अगर बीपी की दवाइयाँ आप खा रहे हैं, तो बीपी की दवाइयाँ खाते समय आप साथ में, कभी ज़्यादातर लोग करते हैं एक हाथ में जूस होता है और दूसरे हाथ में होती हैं दवाइयाँ ढेर सारी, वो दवाइयाँ खाते हैं और साथ में एक गिलास पी लेते हैं जूस। तो ये चूँकि एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है बॉडी में, तो ये दवाइयों का भी एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। यानी अगर आप सिट्रस फ्रूट का जूस ले रहे हैं प्रॉपरली और साथ में आप बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि उसका इफेक्ट 4-5 गुना ज़्यादा होगा। अगर आप सुबह दवाइयाँ लेते हैं तो शाम को जूस ले लीजिए, शाम को दवाइयाँ लेते हैं तो सुबह जूस ले लीजिए। आप अपना तालमेल इस तरीके से बिठा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है त्रिफला। त्रिफला यानी 3 फलों का बना हुआ एक कॉम्बिनेशन है जिसमें आंवला, हरेड़ा और बहड़ है। जो भी ओल्ड एज के लोग हैं वो ऑलरेडी इसको खाते होंगे। यंगस्टर्स यूजुअली ये सब चीज़ें नहीं लेते हैं, पर उनको भी ये लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा है बॉडी में। आंवला जो कि एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट का भी काम करता है, विटामिन सी होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका नाम लेना बताना यहाँ पे संभव नहीं है। हर तरीके से आंवला अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए। दूसरा होता है हरड़ और तीसरा होता है बहेड़ा। ये भी आपकी बॉडी की जो पॉइजनस सब्सटेंसेस रहते हैं उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। इवन कैंसर तक इन चीज़ों से ठीक होता है। और आयुर्वेद में ये वैसे भी बहुत ज़्यादा इसको इम्पॉर्टेंस दी गई है क्योंकि इसको त्रिदोष नाशक कहते हैं, यानी वात, पित्त, कफ, तीनों का इससे शमन होता है। तीनों चीज़ें इससे ख़त्म होती हैं, आपको तीनों में से जो भी दोष हो। त्रिफला को खाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको रात में लें सोते समय, क्योंकि जब आप सोते समय ले लेते हैं तो पूरी रात ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू घुलता रहता है और बॉडी को मदद करता रहता है टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए। और इसकी क्वांटिटी आपको बहुत ही थोड़ी लेनी है, यानी 1/3 टीस्पून, बस इतना काफ़ी है। पर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का कुछ इशू है, तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। जो लोग मोटे हैं वो भी इसको थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि फैट बर्निंग होता है, यानी आपके फैट को पिघलाता है, तो इसकी क्वांटिटी आप ज़्यादा ले लीजिए। कॉन्स्टिपेटेड लोग तो इसको ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि इसमें लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पर लेग्जेटिव प्रॉपर्टीज़ होने के कारण दूसरे लोग इसको अगर ज़्यादा लेंगे तो उनको प्रॉब्लम आएगी। चौथे नंबर पे आते हैं फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स। रॉ वेजिटेबल्स बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। इसमें हम खीरा, ककड़ी, कुकुम्बर की जो भी वैरायटीज़ हैं, रेडिश हैं, इन सबको इंक्लूड करते हैं। और कैबेज, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गोभी के जितने भी प्रकार हैं, ब्रोकली, केल, ये सब इस कैटेगरी में आ सकते हैं जो कि आप रॉ खा सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें रॉ नहीं खा सकते, आप कद्दू, लौकी रॉ नहीं खा सकते, तो उनको आप कुक्ड फॉर्म में खा सकते हैं या आप उनका जूसेस ले सकते हैं। रॉ वेजिटेबल्स एटलीस्ट आपकी बॉडी वेट का 10%, यानी अगर 500 आपका 50 किलो बॉडी वेट है तो 500 ग्राम आपको रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट लेना चाहिए। आप एक बार में नहीं खा सकते, 2-3 बार में लीजिए। अगर आपको इससे गैस होती है या ये हजम नहीं होता तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में दिन में कई बार आप ले सकते हैं, पर ये लेना बहुत ज़रूरी है। रॉ वेजिटेबल्स क्या करती हैं, ये आपकी बॉडी का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है,
ना सिर्फ ये फाइब्रस होने के कारण जो भी गंदगी है उसको बाहर निकालती हैं, आपका कॉन्स्टिपेशन दूर करती हैं, पर जो गट बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड गट बैक्टीरिया होते हैं, जो आपकी बॉडी को फ्लरिश करते हैं, जो कि न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, विटामिन B12 बनाते हैं, ये इन सबको भी फ्लरिश करती है, इन सब की क्वांटिटी बढ़ाती है। यानी कि ये आपको डबल बेनिफिट देने की कोशिश करते हैं। अगर आप रॉ वेजिटेबल्स नहीं ले सकते हैं तो वेजिटेबल जूसेस लीजिए। वेजिटेबल जूसेस क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम सब्जियां को पका देते हैं तो इनके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, विटामिन B, C तो पूरा खत्म हो जाता है। इसके अलावा जो इसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, वो एंजाइम्स भी नष्ट हो जाते हैं। जब आप रॉ वेजिटेबल जूसेस लेते हैं तो ये एंजाइम्स पूरे नहीं भी मिलते हैं जूस होने के कारण, तो भी आपको काफ़ी हद तक मिल जाते हैं। 70-80% तक ये एंजाइम्स रह जाते हैं जो आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपकी बॉडी के जितना भी जो न्यूट्रिएंट्स को इधर से उधर ले जाने के लिए, यानी डाइजेशन से लेकर पहुंचाने से लेकर उसका यूटिलाइजेशन से लेकर सारे काम जो बॉडी करती है एंजाइम्स की मदद से करती है। एंजाइम्स जैसे कि प्रोटीएज जो कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज लिपिड्स का, फैट्स का ब्रेक डाउन करता है, अमाइलेज एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट्स हो, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स स्पेशली उनका ब्रेक डाउन करता है, उनके डाइजेशन में हेल्प करता है। और ऐसे हजारों एंजाइम्स हैं, हर एंजाइम की अपनी यूटिलिटी है। ये उस न्यूट्रिएंट्स को सिर्फ डाइजेस्ट नहीं करते, ब्लड के थ्रू अलग अलग जगहों पर लेकर जाते भी हैं। यानी एंजाइम्स बॉडी में इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये एंजाइम्स हमको कुछ हद तक इन रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिल सकते हैं, तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। कुक्ड वेजिटेबल्स में आपको ये प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल नहीं मिलेंगी। रॉ वेजिटेबल्स स्पेशली जो क्रूसीफेरस कैटेगरी के आती हैं, जिसमें कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, केल, ये सारी जो वेराइटीज़ हैं, ये आपके लीवर को बहुत ज़्यादा मदद करती हैं डिटॉक्स करने में। भाई लीवर को कितने सारे फंक्शन करने पड़ते हैं, उसे फैट भी डाइजेस्ट करना है, उसे एक्स्ट्रा शुगर जो है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर्ड भी रखना है, उसके फैट डाइजेशन के साथ साथ जो आपके प्रोटीन्स हैं उसको भी वो डाइजेस्ट करता है, उसको इंटेस्टिन और ब्लड में भेजता है। जो आपके टॉक्सिन्स हैं, मेडिसिन्स हैं, उनको भी ये ब्रेक डाउन करता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है, उसको भी बाहर निकालता है इंटेस्टिन के थ्रू। जो आप अल्कोहल लेते हैं या दूसरे जो पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, इन सबको लीवर डिटॉक्स करता है, बॉडी से बाहर निकालता है। इसकी हजारों एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। उसकी भी स्ट्रेंथनिंग के लिए आपको कुछ उसे देना पड़ेगा। तो ये जो लॉन्ग ग्रीफी वेजिटेबल्स होती हैं, बड़े बड़े पत्तों वाली, ये सारी उसकी जो स्ट्रेंथनिंग है बहुत अच्छे से करती हैं और लीवर को मदद करती हैं इसके डिटॉक्स की प्रोसेस में। सारा डिटॉक्सिफिकेशन क्या सिर्फ खाने और पीने से ही होता है? नहीं। कुछ नहीं खाकर और नहीं पीकर सबसे अच्छी बॉडी डिटॉक्स करती है, यानी कि फास्टिंग करके, उपवास रख के, व्रत करके। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल है, बहुत पुराने समय से चला आ रहा है कि आपको हफ्ते में या कम से कम महीने में ऐसे कुछ व्रत और त्यौहार हैं जहाँ आपको फास्टिंग करनी चाहिए। पर अगर ऐसा आप पर्टिकुलर डे पे नहीं करते हैं तो अपने हिसाब से आप चूज़ करिए किस दिन आप फास्ट रखना चाहेंगे। 24 घंटे की अगर आप फास्टिंग कर सके तो बहुत अच्छा है। अब फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप उस दिन वो सारी चीज़ें खाएं जो आपको नॉर्मली खाने नहीं मिलती, साबूदाने की खिचड़ी और अलग अलग डिशेस नहीं। फास्टिंग का मतलब होता है उस दिन आपको कुछ नहीं खाना है। कुछ नहीं खाना है अगर इससे बॉडी आपकी नहीं मानती, आपको बहुत तकलीफ होती है, आप पानी पे रहने की कोशिश कीजिए। पानी के साथ आप कुछ और लिक्विड ले सकते हैं, जूस ले लीजिए या फिर फ्रूट्स ले लीजिए, या फिर आप हल्का फुल्का कुछ खा लीजिए अगर उससे भी बात नहीं बनती, पर कोशिश कीजिए फास्ट रखिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग आजकल ये शब्द आया इसलिए है क्योंकि हम आधी रात को बैठ के बिंज वॉचिंग, बिंज ईटिंग करते हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसा कोई शब्द नहीं था क्योंकि शाम के बाद खाना नहीं होता था और अगले दिन सारी दिनचर्या, दैनिक जो कार्यक्रम है वो करने के बाद कुछ खाता पीता था इंसान। तो ये 12 से 16 घंटे की फास्टिंग एक नेचुरल फास्टिंग थी, पर ये नेचुरल फास्टिंग अब नहीं रह गई, तो बॉडी को एक फोर्स्ड फास्टिंग मोड में लेकर जाना पड़ता है। इसके लिए आप कम से कम जागते हुए नहीं कुछ कर पाते हैं तो सोते हुए आप फास्टिंग कर लीजिए। सोते सोते दिन कट जाएगा, रात कट जाएगी और आपको फास्टिंग का पता नहीं चलेगा। तो फास्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फास्टिंग से होती है ऑटोफेजी और साथ में बॉडी की रिकवरी। कॉलेज के समय में एक सज्जन थे जिनके यहाँ हमको जाने का मौका मिला। एक्चुअली उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि हम उनके घर जाएं और देखें उनके गुलाबों का गार्डन, बहुत सुंदर। तो सब लोग जाते थे उनके घर ये देखने के लिए कितने सुंदर गुलाब आखिर होते कैसे हैं, कैसे वो इतनी मेहनत करते हैं, क्या करते हैं, कुछ ऐसा। तो उन्होंने एक टेक्निक बताई। उन्होंने कहा कि जब बारिश का मौसम आने वाला होता है उसके कुछ दिन पहले तक
वो जो बड़े बड़े गुलाब के पौधे हैं उनके चारों तरफ गड्ढा खोद के रख देते हैं और उनको पानी देना, खाद देना कुछ भी नहीं देते, और ऐसा कम से कम वो 15 दिनों तक करते हैं। 15 दिनों तक करने के बाद जब बारिश होती है या जब वो पानी देते हैं और कुछ दिनों बाद जब वो खाद डालते हैं उसमें, तो जो गुलाब आते हैं वो इतने सुंदर आते हैं कि देखने लायक हैं। यानी कि जब इतना ज़्यादा उसके प्राण सूखने को आ गए तो उसकी जीवनी शक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ गई उन गुलाबों की कि जो भी उसको मिलता है न्यूट्रिएंट्स पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यही आपकी बॉडी के साथ भी होता है। जब आप बॉडी को पूरी तरह से किसी भी तरीके का आप न्यूट्रिएंट भी नहीं देते हैं, कोई उसको काम इस तरीके का नहीं देते हैं जो उसे एडिशनल करना पड़े, तो उसकी जीवनी शक्ति इस लेवल पर पहुंच जाती है कि जब उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करता है। और यही फास्टिंग का सबसे बड़ा एक बेनिफिट है। अगली जो डिटॉक्सिफिकेशन की मेथड है वो है स्वेटिंग। इसमें बहुत सारा कंट्रोवर्सीज है। डॉक्टर्स बिलीव नहीं करते हैं कि स्वेटिंग से कोई डिटॉक्सिफिकेशन होता है। स्वेटिंग मेनली आपकी बॉडी को कूल रखने का एक मैकेनिज्म है कि आपकी जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं जो कि स्किन के नीचे वाली परत में होती हैं, वो बॉडी को जब पानी बाहर निकालती हैं और वो एवेपोरेट होता है तो बॉडी अपने आप कूल होती है। पर इसके साथ साथ इसमें कुछ और भी सब्सटेंसेस निकलते हैं, स्पेशली यूरिया जो कि किडनी रिमूव करती है। तो उन लोगों में जिनको किडनी का कुछ इशू है या किडनी की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को स्वेटिंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। नॉर्मल भी जिन लोगों को स्वेटिंग कम होती है उनको थोड़ा सा अपनी स्वेटिंग बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आप जॉगिंग करिए, रस्सी कूदिए, चलिए, दौड़िए, या कुछ नहीं तो आप धूप में बैठिए। धूप में बैठने से आपको डबल बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो धूप मिलने से आपकी बॉडी में विटामिन डी भी बनता है, और दूसरा आपको जो स्वेटिंग होगी उससे टॉक्सिन्स भी निकलेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए हैं जिसमें देखा गया है कि किडनी के रोगियों में स्वेटिंग से बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ है। और नॉर्मली भी स्वेटिंग अगर आपको होती रहती तो आपकी स्किन सपल, थोड़ी सी मॉइस्ट और अलग ही एक उसमें लस्टर रहता है, एक ब्यूटी रहती है। जिनको बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होती उनकी स्किन में एक अलग ड्राइनेस सी रहती है। तो स्वेटिंग भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब इन सारे डिटॉक्स के बाद और कौन सा टॉक्सिन है जो आपकी बॉडी में बच गया? सबसे इम्पॉर्टेंट टॉक्सिन है कार्बन डाइऑक्साइड। भाई ये तो लंग्स ही रिमूव कर सकता है, तो लंग्स की कैपेसिटी आप बढ़ाइए। यानी कि लंग्स की कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? ब्रीदिंग से बढ़ेगी ऑफ कोर्स। तो आपको एब्डोमिनल ब्रीदिंग ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। जब भी आपको याद आ जाए स्पेशली 5 बार आप गहरी सांस लीजिए, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, पेट से सांस लीजिए ताकि आपका डायफ्राम नीचे जाए, आपके जो लंग्स हैं फुल्ली एक्सपैंड हो, पूरी तरह से ऑक्सीजन आ सके और पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर सके। पूरी बॉडी में हर टिश्यू को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और हर टिश्यू मेटाबॉलिक प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से बॉडी नहीं निकाल पाएगी तो ऑब्वियसली बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो आप इसकी कैपेसिटी को दिन में 3 से 4 बार जब याद आ जाए, इसके लिए आप टाइम का बंधन मत रखिए, नहीं तो ऐसे में लोग करते ही नहीं हैं। आप ज़्यादा नहीं, 5 बार 10 बार जितनी बार आप कर सके एब्डोमिनल ब्रीदिंग लीजिए, पूरी तरह से सांस अंदर और पूरी तरह से सांस छोड़िए। दिन में कई बार करेंगे, अपने आप ही आपकी हैबिट बन जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए सिर्फ आपको सांस लेना है, थोड़ा बेहतर तरीके से लेना है। नेक्स्ट कम्स मूवमेंट। मूवमेंट हमारी बॉडी के लिए वैसे भी ज़रूरी है, सबको पता है, इसलिए एक्सरसाइज की सलाह सब देते हैं। जो लोग दिन भर बैठकर काम करते हैं, ज़्यादा चलना फिरना नहीं करते हैं, उनको उनकी बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बीमारियों के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब मूवमेंट का बेनिफिट ये रहता है कि ये सिर्फ मस्कुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये सिर्फ आपके हार्ट को अच्छा नहीं रखते हैं, बल्कि जब आपका पूरा सर्कुलेशन अच्छा होता है तो जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, यानी टिश्यूज़ के बीच का जो स्पेस है जहाँ पे माइक्रो वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, जिनके थ्रू सेल्स और ब्लड के बीच जो न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ये सब इस स्पेस के थ्रू होता है। जब आप मूवमेंट करते हैं तो इन स्पेसेस में भी मूवमेंट होता है, यानी जो बहुत सेलुलर लेवल पर भी मूवमेंट होता है। और जब ये मूवमेंट होता है तो जो एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का या फिर जो इनके बाय प्रोडक्ट्स हैं उसका, ये बहुत अच्छे से होता है। यानी हर सेल रिजुविनेट होती है, हर सेल को जो चाहिए न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर तरीके से वो ले पाती है, और जो भी
अनवांटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उसको वापस वो ब्लड में डाल के फिल्टर के लिए भेज पाती है। फैट जमा हो गया है, कुछ टॉक्सिन्स जमा हो गए, वो आसानी से बॉडी से रिमूव हो जाता है। हर टिश्यू का मूवमेंट होना चाहिए। एब्डोमिनल मसल्स हैं, आप एब्डोमिनल एक्सरसाइज करिए, एब्डोमिनल मसल्स को दबाना, रिलीज करना, ये एक्सरसाइज से एब्डोमिनल मसल्स का मूवमेंट होगा। चलने फिरने से नेचुरली आपकी जो नॉर्मल मसल्स हैं और बोन्स हैं उसका मूवमेंट होगा। आप बॉडी की अपर चेस्ट एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग करिए, किसी भी तरीके का आप मूवमेंट करेंगे तो आपकी बॉडी में जो सर्कुलेशन है बहुत अच्छे से होगा और टिश्यूज़, सारे टिश्यूज़ अपने आप ही बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन करेंगे। लास्ट में जो आता है डिटॉक्स करने का आपकी बॉडी को, वो है मेंटल डिटॉक्स। मेंटल डिटॉक्स यानी कि जो भी थॉट प्रोसेस हैं आपकी, आपने कब उसको डिटॉक्स किया है? क्या आपने कुछ समय निकाला है देखने के लिए कि क्या चल रहा है दिमाग में? कोई मनन, चिंतन, ध्यान, कोई चीज़ है आपकी ज़िंदगी में थोड़े समय के लिए दिन भर में कि जब आप ये सोचें कि क्या बहुत सारा कचरा तो नहीं इकट्ठा हो गया मेरे दिमाग में, उसको कैसे निकालना है? बॉडी के लिए मूवमेंट ज़रूरी है और ब्रेन हमेशा चलता है, दिमाग हमेशा चलता है, थॉट प्रोसेस बंद ही नहीं होती है। इमोशनल जंक हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि निकलता ही नहीं है और भरता जा रहा है रोज़ 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 रोज़। तो उसको हमको रोकना है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा चलती है उसको रोकने की ज़रूरत है, यानी अपनी थॉट प्रोसेसेस को आप थोड़ा सा विराम दीजिए। क्या कर सकते हैं इसके लिए? दिन में 3 बार, जैसे सुबह, दोपहर, शाम की आप डोजेस लेते हैं दवाइयों की, ऐसे ही मेंटल डिटॉक्स की डोजेस लीजिए। सुबह 5 मिनट अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं तो, नहीं तो आप आधे घंटे 1 घंटे भी कर सकते हैं। सुबह 5 मिनट 10 मिनट, दोपहर में 5 मिनट 10 मिनट, शाम को 5 मिनट 10 मिनट। जब आपका समय बन जाए या आपका ध्यान में आ जाए, तुरंत ध्यान दीजिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन से विचार चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, बुरे चल रहे हैं, किसी से आपको कोई ग्रजेस हैं आपके मन में, वो विचार चल रहे हैं, या आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, मन में किसी की तारीफ कर रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव विचार है तो बहुत अच्छी बात है। 5 मिनट तक आप उसको देखने की कोशिश कीजिए या मन को शांत रखने की कोशिश कीजिए कि कोई भी विचार आपके दिमाग में ना आए, या जो आते हैं उन्हें आप देखिए, ऑब्जर्व करिए। दोपहर में खाना खाते समय आप थोड़ा सा फिर से देखिए कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में। बॉस ने कुछ बोल दिया, उसकी टेंशन चल रही है, कुछ काम है उसकी टेंशन चल रही है, कहीं जल्दी जाना है, जल्दी काम ख़त्म करना है, या कुछ दिमाग में बहुत पुराना बचपन की कुछ बातें याद आ रही हैं और आपको बुरा लग रहा है। जब भी आप विचारों को देखेंगे, विचार गायब हो जाएंगे। तो उसे बार बार देखने की आदत डालिए। और सबसे अच्छा मेंटल डिटॉक्स का तरीका है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड इज़ अ बिग डिटॉक्स मेडिसिन। इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिए। इसे भी आप 3 टाइम बना लीजिए, सुबह, दोपहर, शाम की डोजेज इसकी भी लीजिए, पर सबसे इम्पॉर्टेंट है खाने से पहले आप इसको बना लीजिए। ग्रैटिट्यूड, किसी भी बात के लिए आप लोगों को ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं। भाई खाना मिल गया, इसी बात के लिए आप ग्रैटिट्यूड दे दीजिए। भाई आज का दिन बहुत अच्छा निकला, चलो आज मेरा दिन उतना बुरा नहीं निकला, इसी बात के लिए ग्रैटिट्यूड दे दीजिए। जिसने खाना उगाया है, यानी वो किसान, जो लेकर आया है वो व्यक्ति, जो बेचा है वो व्यापारी, जिसने बनाया है वो कुक, और आप खा रहे हैं तो खुद को भी आप ग्रैटिट्यूड दीजिए कि भाई मेरे शरीर इतना अच्छा है कि मैं खाना खा पा रहा हूँ, काम कर पा रहा हूँ। जितना ज़्यादा आप जो आपको मिला हुआ है, चाहे वो परेशानियां हैं या अच्छाइयां हैं, उसके प्रति धन्यवाद भाव अपने अंदर जितना ज़्यादा रखेंगे, उतना ज़्यादा जंक जो होगा वो कम होगा, ग्रजेस कम होंगे, लोगों के लिए शिकायतें कम होगी। ये सब चीज़ें अभी आप रोज़ याद तो नहीं करते, पर आपके दिमाग में कहीं किसी कोने में है, और वो सिर्फ दिमाग में नहीं है, वो बॉडी में जाके डिपॉजिट होता है और वही टॉक्सिन्स बनाता है। जब आप ये कृतज्ञ भाव अपने अंदर बार बार लाएंगे तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। मीरा ने जहर पिया था लेकिन जहर अमृत बन गया। अब आप कहेंगे उन पे तो कृष्ण की कृपा थी। भाई कृष्ण की कृपा तो सभी पे है, पर मीरा ने ऐसा स्पेशल क्या किया था कि कृष्ण की कृपा उन्हें मिली। वो हर वक्त ग्रैटिट्यूड के भाव में रहती थी। जब उनके इमोशंस इतने प्योर, इतने पॉजिटिव, फिल्ड विथ लॉर्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड थे कि जो जहर था वो उसने भी अंदर जाके वो जहर वाला काम नहीं किया, उसने अमृत, नॉर्मल चीज़ बन गई। बॉडी को जो अच्छी रहती है बॉडी के लिए, ऐसी चीज़ में वो कन्वर्ट हो गया उसका इफेक्ट। और जब हम गलत भावना से या बहुत सारे गुस्से में होकर कोई चीज़ खाते हैं तो हम अच्छी चीज़ खाते हैं और जाके जहर बन जाती है। एंड दिस इज़ अ प्रोवन साइंस। ये कोई
अध्यात्म की बात नहीं बता रही हूँ या फिर मैं कोई आस्था की बात नहीं कर रही हूँ। इट्स प्योर साइंस। हाउ योर वाइब्रेशंस आर, उस हिसाब से आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, आप उसी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर में, खाने के थ्रू भी, एनवायरनमेंट के थ्रू भी, और अपनी अपनी बॉडी में बैठे बैठे भी आपके अंदर टॉक्सिन्स निकल रहे हैं या फिर आपके अंदर अच्छे प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, अच्छे हॉर्मोन्स निकल रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर थॉट प्रोसेस। तो ग्रेटिट्यूड इज नेक्स्ट डिटॉक्स मैथड। मेरी नज़र में अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो बीमारियों का होना आपके शरीर में इम्पॉसिबल है। मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा लगा, क्या चेंजेस आए आपके बॉडी में और आपने नया क्या सीखा। That's all and thank you for watching। अगर आपके शरीर में बॉडी पेन है तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया उसको देखना मत भूलिए, और अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। थैंक यू, टेक केयर।